Now we are going to see the variation of binding energy per nucleon with atomic mass. तो इधर हमने लिखा है y एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एटॉमिक मास लिया यहाँ पे हमने ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग इस पे जो क्राइटेरिया है लाइटर का, इंटरमीडिएट का और हेवी का वो दिखा दे। ये 25 यहाँ होगा, 30 यहाँ के आसपास होगा, दैट इज 30, और यहाँ पे एटॉमिक मास इज लेस देन 30। दिस इज द रीजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई इसको हमने डॉटर से दिखा दिया। 170, 150 और 200 के बीच में 175, 170 यहाँ कहीं होगा, 170, और यहां से हम ऊपर तक लेके चले गए। एंड दिस रीजन इज ऑफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, जहां पे एटॉमिक मास is greater than 30 and less than 170. This is intermediate nuclei. I am writing here IN for intermediate nuclei. And here atomic mass is greater than 170. This is heavy nuclei, HN. ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों। सबसे हाईएस्ट होता है आयरन 56 का, दैट इज 8.75। ये 8 है और ये 9 होगा, थोड़ा सा कम, इट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला लाइन। और 56, 50 यहाँ है, 56 थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में ये वाला जो पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिस इज फॉर आयरन 56, Fe56, आयरन 56। आपने भी देखा था यूरेनियम 238 का 7.6 था, ये आपका 7 होगा और 7.6, ये 7 होगा, 7.6 थोड़ा सा ऊपर होगा, ये वाला पॉइंट कर देते हैं। यूरेनियम 238 250 थोड़ा सा कम, ये 225, 238 यहाँ के करीब होगा। यूरेनियम 238 7.6। यहां से आप हल्का सा कर्व करके दिखाना, ऐसे हल्का सा कर्व ड्रॉ करके ऐसे करती है, और ये नीचे चला जाएगा उसे। और यहां जब शुरू करेंगे 30 तक, याद रखिएगा 30 वाला रीजन ये है, जैसे हाइड्रोजन है, ट्रिटियम बना, फिर हीलियम बना, इस तरह से आप अप एंड डाउन दिखाते जाना और यहाँ पहुंचे। उतना कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन कम होगा, हीलियम ज्यादा होगा, लिथियम थोड़ा कम हो जाएगा। जो ऑक्टेट वाला है, मतलब स्टेबल वाला है, फुलफिल्ड है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। This curve shows the binding variation of binding energy per nucleon. तो आप देख रहे हो कि लाइटर न्यूक्लियाई, लेट इट बी हाइड्रोजन, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, एंड बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से दिखाया जा रहा है, कर्व है अप एंड डाउन। तो फिर यहां जा रहा है, हाईएस्ट देखना है आयरन 56 पे, एंड यूरेनियम 238 170 यहीं पे आपका देखिए, 170 और 30 यहां से लेकर के यहीं से आप झुकाइएगा, ये लेवल 30 से लेके 170 वाला जो लेवल है वो देखिए 7.6 से क्या होगा, ये ऊपर का लेवल। तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैज larger binding energy per nucleon, therefore it will become more stable than compared to heavy nuclei and lighter nuclei. This lighter nuclei has less binding energy per nucleon. To become stable, it fuses with the another lighter nuclei and it goes to the intermediate level. इसलिए सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन बढ़ता चला गया। आयरन 56 पे अगर स्टेबल हो गया तो आयरन पे रुक जाना चाहिए। तो हेवी न्यूक्लियाई और कैसे मिलेगा? ये अर्थ आज भी ये किसी स्टार का पार्ट रहा होगा, और ये अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के कोर में अभी भी क्या है, मोल्टेन आयरन है। वो इस बात का प्रूफ है कि आयरन सबसे स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका ज्यादा है।
जब आयरन स्टेबल हो गया उसके बाद हेवी न्यूक्लियाई कैसे बना होगा? जब स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया तब वो कैसे और भी हेवी न्यूक्लियाई कैसे बनाया होगा? कॉपर कैसे बना होगा, निकेल कैसे बना, गोल्ड कैसे बना होगा, सिल्वर कैसे बना होगा ड्यूरिंग द फ्यूजन? वहां तो स्टेबल हो गया था आयरन 56 पे। तो वो बना, वो मेरा कहना उसके बाद वाला कैसे बना? आयरन के बाद वाला कैसे बना न्यूक्लियाई? Because during the nuclear fusion very large amount of energy are released. फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। सन के कोर में अगर आप देखेंगे मोर देन 10⁻⁷ केल्विन से ज्यादा है, और उस हाई टेम्परेचर पे दिस आयरन विल आल्सो बिकम अनस्टेबल, और वो अगेन क्या करता है, वो फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हेवी न्यूक्लियाई इसी तरह से बनता चला गया होगा ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं नहीं, वो बना रहा है, उसका काम है प्रोडक्टिविटी करना। भाई तो वहां पे फ्यूजन तुम देखने गए हो, वहां पे फ्यूजन और फ्यूजन सन के अंदर जाके कर रहे हो, उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं? वो तो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट कर गया। उसी प्रोडक्ट आज अर्थ के अंदर अगर बात करें, वो बना हुआ प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आज डिसइंटीग्रेट कर रहा है क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? कुछ नहीं, अप एंड डाउन दिखा दो ना, ना ना सिर्फ अप एंड डाउन दिखा दो। डिपेंड करता है ना कौन सा टूट रहा है भाई। मान लो बेरियम क्रिप्टन टूट गया, बेरियम क्रिप्टन अपने आप में स्टेबल है, तो काहे फिर जाएगा आयरन पे? मैं कह रहा हूं कि कहीं पे प्रोडक्शन आउट है, फ्यूज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो बनाता चला गया, वो तो बनाता चला गया, वेरी हाई टेम्परेचर यूरेनियम सब यहां तक बना दिया। अब वो कहीं गया, ब्लास्ट कर गया, उसका एक टुकड़ा अर्थ है, अर्थ पे आया, अब ये अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, न्यूक्लियस को बनाने की बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर फोर्स को कैसे छोड़ सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग दीजिए, न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो नाउ गिव द हेडिंग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, इसी को आप बोलते हो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें पहले, आपको पता है इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बोर्ड में भी आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नंबर 2,
It is the strongest force in nature. ये लॉन्ग रेंज फोर्स है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है? ऐसा वैसा, इट इज वेरी वेरी, इट इज वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। किस ऑर्डर का? फर्मी के 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। ये बताओ, इट बाइंड्स द, इसको बांध के रखता है, इट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसको भी बांधा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, उसको भी बांधा। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रल, उसको भी बांध के रखा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of charge because it acts between proton dash proton comma proton dash neutron and neutron dash neutron. Number 6, it is non-central force। सेंटर टू सेंटर जरूरी नहीं है डायरेक्टेड हो। It do not obey inverse square law। inverse square law। नंबर 8, नेचर बताइए। Its nature is attractive as well as repulsive। न जरूरत से ज्यादा नजदीक आने देगा और न जरूरत से ज्यादा दूर जाने देगा। नंबर 9, its mediated particle is क्या? मेसॉन। क्या बोलते हैं? मेसॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटॉन। न्यूक्लियर फोर्स का मेडिएटेड पार्टिकल मेसॉन। वीक फोर्स का WB, बोसॉन, वेस्ट बंगाल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोटॉन। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मैं अभी एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, यू कैन राइट इट। आप जल्दी से उसको उतार लो। आई विल प्लॉट अ ग्राफ। इसमें दिखाएंगे वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन वर्सेस आर। नॉन सेंट्रल मतलब जो सेंटर टू सेंटर डायरेक्टेड नहीं हो। भाई कोई जरूरी है हर केस में उसी डायरेक्शन में हो, इसको मर्जी नहीं, ये वैसा कुछ लॉ को फॉलो नहीं करता है। नोट कर लिया? मिटा दूं? हाँ क्या हुआ? मेडिएटेड पार्टिकल है ना मेसॉन, पाई मेसॉन होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर कितना पार्टिकल होता है पता है? सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, 200 से ज्यादा पार्टिकल, मोर देन 200।
हम लोग जितना लेवल में है उसी लेवल में बात कर रहे हैं। मेडिएटेड पार्टिकल इज मेसॉन। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसका स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स का। उसके अंदर एक ग्राफ प्लॉट करने वाले, ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ, और ये ग्राफ मैंने कल बात किया था वर्क एनर्जी पावर में, तो मुझे नहीं लगता अभी आपको समझने में कोई दिक्कत होगा। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसके, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की। न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन है, मान लीजिए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उसका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ऐसे होता है, जैसे वहां दिखाई दे। जैसे ये 0, डेटा लिख देते हैं आपके हिसाब से, 0 है, -100 है, +100 है। मान लीजिए -100 और इधर उतना ही +100 पोटेंशियल एनर्जी आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर दो न्यूक्लियॉन के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, दो इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है R0। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, दोनों के बीच का सेपरेशन R0 हो, एंड एक्चुअली इट इज 0.8 फर्मी होता है। कितना होता है, 0.8 फर्मी। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अभी मिनिमम होगा 0.8 फर्मी पे, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो नेट फोर्स 0 लगता है। तो यहां पे अगर हम एक फोर्स वर्सेस बना लें आर का ग्राफ, तो हमने आपको बोला था सेम ग्राफ बनाएंगे, और इस ग्राफ को बनाने में क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जहां पे है मिनिमम, ये ग्राफ को घसा देना उधर से, फोर्स 0 होना चाहिए यहाँ। तो सेम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, एसिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, एसिमेट्रिकल ग्राफ। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब इधर देखिए, कम एरिया इधर ज्यादा एरिया, लाइक दिस। नहीं बना, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। एक बार में बन गया तो सही होता है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों दूरी कितनी है, R0। दूरी कितनी है, R0। कुछ ज्यादा नहीं दूरी हो गया, नहीं रुको, कुछ वो लाइनें टेढ़ा हो गया, एक टेढ़ा होगा तो सब टेढ़ा हो जाएगा। ये यहाँ दिखाना था, है ना। और अब हम यहाँ से जाएंगे और ऐसे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूरी कितनी होगी अभी, R0। ये दूरी कितनी होगी, R0, 0.8 फर्मी। अब पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए आपने बढ़ा दिया। पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, देखिए -100 से ये मान लीजिए आ गया -80 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक पोटेंशियल एनर्जी को दो जगह कट किया, यहाँ पे और यहाँ सेम दिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा किसी वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी को कर्व को दो जगह कट किया। एक बार यहाँ आइएगा, एक बार इस लाइन को नीचे ले जाइए, यहाँ पे देखिएगा फोर्स +F1 हुआ, और ये दूरी घट करके हो गया R1, और यहां जो कट किया इसको मिलाइएगा -F2। फोर्स का नेचर चेंज हो गया,
और डिस्टेंस घट करके क्या हो गया, तो बढ़ करके R2। आपने क्या देखा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो दोनों तरह का फोर्स लगता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव फोर्स क्या करता है, नजदीक लाता है। R0 से घटा करके क्या कर दिया, R1। और निगेटिव फोर्स इसको कहां ले गया, दूर कर दिया। कितना कर दिया, R2। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फोर्स लगता है। एक फोर्स इसको कहता है कि नजदीक ले जाएगा, दूसरा फोर्स क्या कहता है, इसको दूर ले जाएगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियॉन शुरू हो जाता है। ना 8 फर्मी के 0.8 फर्मी से नजदीक आने देगा, जैसे ही नजदीक आएगा रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है उसके ऊपर, हाँ वाइब्रेट करता रहेगा। क्या करेगा वो, वाइब्रेट करता है। भाई न्यूक्लियॉन क्या है, मान लो कोई क्रिस्टल है, बहुत सारा एटम्स उसका होगा ना, एनर्जी बढ़ा दी, तो एटम का कोई मीन पोजीशन होगा, उसी के दाएं बाएं क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। समझ रहे ना। अब बहुत ज्यादा दे दीजिएगा तो फिर तो ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो यहां पे हम दिखाना चाह रहे थे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों लगता है, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाइएगा इसकी अनस्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नोट इट डाउन, इस फिगर को बना लीजिए। यहां पे आप दूसरी तरफ से ऐसे समझिए, दूसरी तरफ से ऐसे समझिए ध्यान से, कि अगर दूरी, आप देखिए अच्छे समझिए, R2 अगर R0 से ज्यादा हुआ, R2 अगर R0 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम से जैसे ही ज्यादा जाइएगा ये निगेटिव फोर्स उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करा लेगा। मतलब यहाँ पे जो निगेटिव फोर्स है वो ये बताएगा कि दे विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कराएगा। और जैसे ही R1 इज लेस देन R0, जैसे ही जरूरत से ज्यादा नजदीक आए, यहाँ पे जो पॉजिटिव फोर्स है वो क्या बताएगा, रिपल्सिव इन नेचर, उल्टा बता रहा है। देखिए ध्यान से, अगर जरूरत से R0 से ज्यादा डिस्टेंस जाइएगा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और अगर उससे कम जाइएगा स्ट्रांगली क्या करेगा, रिपेल करेगा। बस याद कर लेना है कि न जरूरत से ज्यादा नजदीक आने देगा और ना ही दूर जाने देगा। तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। 0.8 फर्मी के अगर अंदर आएगा तो स्ट्रांगली रिपेल करेगा, और 0.8 फर्मी से अगर ज्यादा जाएगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। दिस इज द स्पेशल केस फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या न्यूक्लियस चेंज होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल जाएगा, कोई भी दो मॉलिक्यूल है सभी का बॉन्ड एनर्जी तो अलग अलग होता है। इन बॉन्ड की बात अलग कर रहे हैं भाई, व्हाई यू आर कंपेयर विथ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लॉड मत दिखाइएगा, ठीक है। इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ फोर्सेज। कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आप बॉन्ड में बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो सब चीज अलग चीज है, वो अलग तरह के फोर्सेस की बात करते हैं। ये फोर्स बिल्कुल उससे क्या है, अलग। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व,
न्यूक्लियर फोर्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक। और अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। कल आगे बढ़ाएंगे, कल वी विल डिस्कस द रेडियो एक्टिविटी, या हम 11th का टॉपिक जो देख रहे हैं हम लोग देखेंगे उसकी क्या है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, शिवशंकर रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए।